वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है, तो भ्रूणपोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अपन। अगर पीछे वाली वीडियो में आपने पढ़ा है तो मैंने बताया था जो आपका दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा नर युग्मक है वो किससे जुड़ता है? ध्रुवीय कोशिका से जुड़ता है। ध्रुवीय कोशिका से जुड़ने पर यहाँ एक 3 केंद्रकों वाली संरचना का निर्माण होता है। तो उस संरचना को तो बोल देते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और इस क्रिया को बोल देते हैं त्रिसंलयन। तो अपन ये कह सकते हैं कि त्रिसंलयन क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र से हमें क्या मिलता है? भ्रूणपोष प्राप्त होता है। तो भ्रूणपोष क्या है? अपन कहेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसके बाद में ये जो भ्रूणपोष है, इस भ्रूणपोष में क्या पाए जाते हैं? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भ्रूणपोष है वो क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, अर्थात भोजन उपलब्ध करवाता है। तो इस भ्रूणपोष के अंदर हैं, ये भ्रूणपोष हैं, इसके अंदर भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के रूप में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। यानी जो भ्रूणपोष है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये पदार्थ हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन कहेंगे कि ये जो भ्रूणपोष है कैसी संरचना होती है? तो भ्रूणपोष एक त्रिगुणित संरचना होती है। भ्रूणपोष एक त्रिगुणित संरचना होती है। त्रिगुणित संरचना कैसी होती है कि ध्रुवीय कोशिका के 2 केंद्रक, एक नर युग्मक का, ऐसे करके 3 कोशिकाओं वाली संरचना का निर्माण होता है। इसलिए इसे बोलते हैं 3N या त्रिगुणित संरचना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि अपन पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी पादप। तो आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के बाद होता है। कब होता है? निषेचन के बाद होता है। जबकि बात करें अपन अनावृत बीजी पादप, जबकि अनावृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण यहाँ निषेचन के बाद हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है? निर्माण निषेचन से पहले होता है तथा यह भ्रूणपोष
क्या होता है आपका, ए गुणित होता है, ए गुणित एन होता है। यानी अपन कह सकते हैं जो अनावर्त द्वितीय पादप हैं उनमें भ्रूणपोष कैसा होता है, अगुणित होता है और निषेचन से पहले बनता है। ठीक है, तो ये तो एक भ्रूणपोष के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हुई। अब विकास के आधार पर भ्रूणपोष को 3 भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर भ्रूणपोष को कितने भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में या 3 भागों में। तो अपन कहेंगे विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। यानी विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 सबसे पहले उसका नाम रहेगा केंद्रकीय भ्रूणपोष। नंबर 2 कोशिकीय भ्रूणपोष। नंबर 3 है वो रहेगा हेलोबियल भ्रूणपोष। यानी विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं और उनमें नंबर 1 है केंद्रकीय भ्रूणपोष, नंबर 2 है कोशिकीय भ्रूणपोष और नंबर 3 है हेलोबियल भ्रूणपोष। अब सबसे पहले हम एक नंबर है हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष, उसके बारे में पढ़ेंगे पहले। तो देखो केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष में देखो हमारे पास में जब भ्रूणपोष का निर्माण होता है तो प्रारंभ में क्या होता है, हमारे पास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसके अंदर क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है यानी प्रारंभ में हमारे पास क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में क्या होते हैं, निरंतर विभाजन होते हैं। निरंतर विभाजन होने से इसके अंदर क्या है, केंद्रकों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। केंद्र की संख्या में वृद्धि होता है, केंद्रक है वो बहुत संख्या में बन जाते हैं। और केंद्रक बहुत संख्या में बनने के साथ ही केंद्रक में से मेन बात क्या रहती है कि जैसे जैसे केंद्रक बनेंगे तो केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अर्थात ये जो भ्रूणपोष है वो बहुत केंद्रकों वाला बन जाता है, अर्थात केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या बोल देते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष। और साथ में क्या होता है कि जैसे ही ये इसमें निरंतर विभाजनों से केंद्रों की संख्या बनेगी तो जो भ्रूणपोष है उसके केंद्रीय भाग में एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है। अब बड़ी सी रिक्तिका होती है, उस रिक्तिका की वृद्धि की ओर क्या है, केंद्र क्या है, व्यवस्थित रहते हैं। देखो डायग्राम बनाते हैं अपन, क्या होता है, यानी ऐसा सा डायग्राम होता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष ये तो आपका है भ्रूण और ये मध्य भाग में एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है, इसको बोल देते हैं केंद्रीय रिक्तिका। केंद्र भाग में बनती है तो केंद्रीय रिक्तिका। और
ये चारों तरफ आपका भरा रहता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और यहाँ अब क्या होता है, निरंतर विभाजन होते हैं, मुक्त केंद्रीय विभाजन या स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होते हैं। और इसे ये केंद्रक है, इसी रिक्तिका की परिधि के चारों ओर ये आपके केंद्रक, ये क्या है आपके केंद्रक, ठीक है, केंद्रक है या स्वतंत्र केंद्र कह सकते हैं इन्हें, स्वतंत्र केंद्रक लिखना चाहो तो लिख दो, स्वतंत्र केंद्रक। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि केंद्र के भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है, बीच में एक बड़ी सी केंद्र रिक्तिका पाई जाती है और रिक्तिका की परिधि के चारों ओर स्वतंत्र रूप से केंद्र यानी लगातार विभाजन होता है। किसमें होता है, शुरू में होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, उसमें लगातार विभाजन होने से केंद्र की संख्या बढ़ जाती है। मध्य भाग के अंदर एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, उसके चारों तरफ परिधि की ओर ये केंद्र व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष को केंद्र के भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका जो विभाजन हुआ, ये जो स्वतंत्र विभाजन होता है, इस स्वतंत्र विभाजन को अपन एक नाम से बोलते हैं स्वतंत्र नाभिकीय विभाजन, स्वतंत्र नाभिकीय विभाजन। यानी जो केंद्र में विभाजन हो रहे हैं तो केंद्र स्वतंत्र होते हैं, तो इस प्रकार विभाजन को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र केंद्र के विभाजन कहते हैं। और साथ ही ये विभाजन होगा तो आपका संपूर्ण का संपूर्ण भ्रूणपोष है वो किससे लेब हो जाएगा, केंद्र को से, यानी संपूर्ण भ्रूणपोष में केंद्र के दिखाई देंगे या केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करते हैं तो अधिकांश जो आवृतबीजी पादप होते हैं, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में केंद्र के प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, ठीक है। या इसको अगर अपन इसमें प्रतिशत में बोले तो आप ये भी कह सकते 56% आवृतबीजी पादपों में आपका क्या पाया जाता है, स्वतंत्र नाभिकीय या केंद्र के विभाजन केंद्र के भ्रूणपोष पाया जाता है। यानी 56% आवृतबीजी पादपों में केंद्र के भ्रूणपोष पाया जाता है। इसके अलावा देखो, आपने नाम सुना होगा नारियल। जो नारियल के अंदर जो तरल आपका पानी सा होता है, नारियल का पानी, ये नारियल का पानी है, इस नारियल का पानी है, ये भी एक आपका केंद्र के भ्रूणपोष होता है। नारियल का पानी या नारियल का पानी, उसको अपन तरल प्रकार का केंद्र के भ्रूणपोष कहते हैं, तरल प्रकार का केंद्रीय भ्रूणपोष। इसके अलावा एक पादप आपका केपसेला, केपसेला क्रूसीफेरी कुल का द्विबीजपत्री पादप होता है। इस केपसेला में भी आपका केंद्र के प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। यानी अपन कहेंगे कि केंद्र के भ्रूणपोष हैं वो केपसेला में, नारियल का जो पानी होता है उसमें, और अधिकतर या अपन कहेंगे 56% आवृतबीजी पादपों के अंदर है आपका केंद्र के प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। 56% आवृतबीजी पादपों में केंद्र के प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा 1 नंबर का था केंद्र के भ्रूणपोष, वो क्या होता है, समाप्त। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है नंबर 2 है, वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन सा है, कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है, ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र में विभाजन होता है, तो जैसे जैसे विभाजन होता है
वैसे वैसे केंद्र के चारों ओर क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति बन जाती है। देखो इसका डायग्राम देखना पहले। भ्रूण है, ये कोशिका बन गई। जैसे जैसे केंद्र के बनते जाएंगे, केंद्र के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं मन कोशिका। ये कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक, और क्या बना रहता है, कोशिका मध्यवर्ती, ठीक है ना। तो इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होने के साथ साथ केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है, जिससे भ्रूणपोष में कोशिकाओं का निर्माण होता है। और क्या कहेंगे, अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण भ्रूणपोष है, संपूर्ण भ्रूणपोष कोशिकीय हो जाता है। यानी जो आपका संपूर्ण का संपूर्ण भ्रूणकोश है वो कैसा हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। और इसके अलावा कोशिकीय भ्रूणकोश में चूसकांग पाए जाते हैं। कोशिकीय भ्रूणकोश में चूसकांग पाए जाते हैं। और ये चूसकांग है, ये चूसकांग भ्रूणकोश या भ्रूणकोश के बाहर की कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में अपन कहेंगे जो गेमोपेटली वर्ग हैं उनके सदस्यों में कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। किसमें, गेमोपेटली वर्ग के सदस्यों में कोशिकीय भ्रूणकोश पाया जाता है। इसके अलावा जो ऊपर हमने बताया था कि जो नारियल का पानी उसमें केंद्रकीय भ्रूणकोश होता है, लेकिन नारियल के वो चारों ओर जो जिसको अपन बोलते हैं गिरी, नारियल के चारों ओर जो गिरी होती है उस गिरी भाग में कोशिकीय भ्रूणकोश होता है। यानी नारियल की गिरी, जिसे अपन बोल सकते हैं गुदा, में कोशिकीय भ्रूणकोश पाया जाता है। यानी नारियल की जो गिरी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिकीय भ्रूणकोश पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश।
इससे पहले हुआ था केंद्रकीय। अब अगला जो रहेगा वो रहेगा हमारा लास्ट है तीसरा प्रकार, उसको बोलते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष। कौन सा है? हेलोबियल भ्रूणपोष। देखो तीसरा प्रकार है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है कि इससे पहले अपने दो भ्रूणपोष पढ़े हैं। कौन कौन से? केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के मिश्रित रूप को क्या बोलते हैं? हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। अर्थात ये दोनों प्रकार के भ्रूणपोष हैं, उनको मिला के क्या बोलते हैं? हेलोबियल। यानी आप क्या लिखोगे? आप कह सकते हो कि केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के मिलने से हेलोबियल भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसके अलावा जो हेलोबियल भ्रूणपोष है, इसे अपन माध्यमिक भ्रूणपोष क्या कर सकते हैं? माध्यमिक भ्रूणपोष भी कहते हैं। माध्यमिक या मिश्रित, यानी इसे मिश्रित या माध्यमिक भ्रूणपोष भी कहते हैं। इसके अलावा ये हेलोबियल भ्रूणपोष नाम कैसे पड़ा? तो जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप में गण पाया जाता है, उसका नाम है हेलोबियल गण। और हेलोबियल गण के जो सदस्य हैं, उनमें सबसे पहले हेलोबियल भ्रूणपोष को देखा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हेलोबियल भ्रूणपोष। तो आप क्या कहोगे? एक बीजपत्री पादपों के एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण में, हेलोबियल गण के सदस्यों में पाए जाने के कारण ही इसे हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। यानी एक बीजपत्री पादप हैं, उनके हेलोबियल गण में पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? हेलोबियल भ्रूणपोष। और क्या होता है इसमें? जो आपका इसका डायग्राम देखते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष है, इसके अंदर जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, देखो मैं डायग्राम बनाता हूं। इसमें क्या होता है? जो भ्रूणपोष है, इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, उसमें होता है विभाजन। केंद्रक में विभाजन होने से दो केंद्रों का निर्माण होता है। केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होने से एक तो छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बन जाती है। एक छोटी कोशिका, ये बड़ी कोशिका। अब निभाग भाग की ओर निभाग की तरफ छोटी कोशिका का निर्माण होता है, और ये मान लो आप बीजांड द्वार शिरा है, इधर बड़ी कोशिका का निर्माण होता है।
जो निभाग भाग की ओर या निभाग सिरे की ओर छोटी कोशिका होते हैं, उसमें मुक्त विभाजन होते हैं, केंद्र के विभाजन और केंद्रक का निर्माण हो जाता है, और बीच में एक क्या बन जाती है, रिक्तिका, और केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता नहीं है। यानी यहाँ जो छोटी कोशिका है उनमें विभाजन होने से केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण तो होता नहीं है, और केंद्रक बन जाते हैं। और जो बीजांड द्वार की ओर जो बड़ी कोशिका है उनके अंदर क्या होता है, वही आपका केंद्रक विभाजन होता है। केंद्र विभाजन के साथ साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पे आपके जो बीजांड द्वार शिरा है, इधर कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस पर अपन कहेंगे कि जो आपका भ्रूणकोश है उसमें आधा भाग कैसा होता है, केंद्र के, और आधा भाग कैसा होता है आपका कोशिकीय। तो ये आपका मिश्रित रूप हो गया, यानी ऊपर वाला है ये है केंद्रकीय प्रकार का, और ये हो जाएगा कोशिकीय प्रकार का। ठीक है, दोनों को अपन मिलाएंगे तो ये हो गया हेलोबियल भ्रूणपोष। यानी हेलोबियल भ्रूणपोष हैं इन दोनों के मिश्रण से या इन दोनों के सम्मिलित रूप से पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अभी बता चुका हूँ कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्यों में ये पाया जाता है। यानी एक बीजपत्री जो पादप हैं उनके हेलोबियल गण हैं, उसके सदस्यों में हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा जो तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष था वो। इसके बाद में हम देखेंगे कि भ्रूणपोष के कार्य। भ्रूणपोष के कार्य, देखो भ्रूणपोष के कार्य में अगर बात करते हैं अपन, भ्रूणपोष के कार्य, भ्रूणपोष के कार्य में बात करते हैं सबसे पहली बात यह है कि मैंने कहा था कि भ्रूणपोष पोषक ऊतक है। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, भोज्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी भ्रूणपोष आपका पोषक पदार्थ होता है, पोषक ऊतक होता है। इस पोषक ऊतक के अंदर आपके क्या है, भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो आपका भ्रूणपोष है ये क्या करता है, ये भ्रूणपोष इन भोज्य पदार्थों को किसको देता है, भ्रूण को देता है। तो अपन कह सकते हैं परिवर्धनशील भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। यानी जो आपका भ्रूणपोष है वो परिवर्तनशील भ्रूण को क्या देता है, भोजन देने का काम करता है। इसके बाद में अभी हमने दूसरा प्रकार बताया था कोशिकीय। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में चुस्कांक पाए जाते हैं। तो वो चुस्कांक क्या करते हैं, भ्रूणपोष या अन्य कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करने का काम करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, कुछ पादपों में कोशिकीय भ्रूणपोष में उपस्थित चुस्कांग भ्रूणपोष से या अन्य कोशिकाओं से
कोशिकाओं से भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो ये भी एक आपका भ्रूणपोष का क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। इसके अलावा बीजों के अंकुरण के समय बीजों के अंकुरण के समय भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूणपोष नवोद्भिद को पोषण प्रदान करता है। यानी जब बीजों का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय जो नवोद्भिद पादप होता है, उस नवोद्भिद पादप को भोजन उपलब्ध कराने का काम भी कौन करता है, आपका भ्रूणपोष करता है। यानी नंबर 1 भ्रूण को पोषण देना, नंबर 2 बीजों के अंकुरण के समय नवोद्भिद पादपों को पोषण देना। इसके अलावा जो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष है उसमें चुस्कांक पाए जाते हैं। ये चुस्कांक क्या करते हैं, भ्रूणपोष हैं या अन्य कोशिकाओं से भोज्य पदार्थों को अवशोषण करने का काम करते हैं। और इसके अलावा भ्रूणपोष है, एक पोषक उत्तक होते हैं जिसमें ये सारे भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा भ्रूणपोष के कार्य। आज हम इतना देखेंगे। धन्यवाद।